हमारे जीवन में हम जब पैदा होते हैं और जिंदगी में हम जब बड़े होते हैं, फिर शिक्षा लेते हैं, फिर शिक्षा लेके हम जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, फिर बड़े बूढ़े हो जाते हैं, जैसे कि तुम्हारे पिताजी और माताजी, ऐसे ही होता है। और उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तो उसके बाद में फिर अंतिम यात्रा की तरफ चल देते हैं, फिर सूरज कुंड में जाके फूंक दिए जाते हैं, है ना। और उसमें लिखा हुआ है, आपने देखा होगा, आपके परिवार से किसी कोई गया होगा तो आपने देखा होगा, बस आप सबका साथ मेरा यहीं तक था, इससे आगे की यात्रा हम अकेले पूरी करेंगे, आप यहाँ तक आए उसके लिए धन्यवाद, यही लिखा हुआ है। देखा है आपने? नहीं देखा है ना? हाँ। तो अब जब हम जीवन में जीते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो शरीर है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे स्कूटर या मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल में क्या डलता है? अगर हम पेट्रोल की तरह किसी दिन जो है उसमें डीजल डाल दें तो खराब हो जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा। अगर पानी डाल दें तो, जब तुम इतनी सी बात जानते हो कि अगर मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल की है उसमें पेट्रोल ही डलेगा, अगर जरा सा भी पानी डाल दिया या जरा डीजल डाल दिया, दूसरी कोई भी चीज डाल दी या सरसों का तेल डाल दिया, उससे भी चल जाए डीजल वाली इंजन। लेकिन तुम्हें ये शरीर जो तुम्हारा अपना है, तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि इसे क्या चाहिए। यही महत्वपूर्ण बात है आज की, और यही विषय है आज का कि आज हम अपने स्वास्थ्य को कैसे समझेंगे। सर नमस्कार। आइए सर। सर आरोग्य जो स्वास्थ्य के ऊपर जो है एक प्रोग्राम। सारे क्लास करते हैं या सारी क्लास? दो कितनी क्लास है? दो तीन? दो सेक्शन। चलो आरोग्य नाम से आइए। ये बताओ तुम लोगों का सिलेबस पूरा हो गया बच्चों? सर माइक सभी का? हाँ, मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री राजेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। स्वागत है सर का। और सर बहुत ही ज्यादा पूरे जनपद में सभी स्कूलों को देखते हैं और निरीक्षण करते हैं, और मुझे लग रहा सरप्राइज आज निरीक्षण करने ही आए थे सर। हमारे जिले के सबसे बड़ा अधिकारी हैं आज इसका टॉपिक आपने। हाँ सर आ रहे हैं सर, उनको बुलाया। अभी आ रहे हैं, आगे बैठ के। अच्छा, मैनेजर साहब के साथ बैठे होंगे। आरोग्य बच्चों, इसके साथ साथ निरोग भी रहना जरूरी है। मतलब जब स्वस्थ शरीर होगा तभी हम स्वस्थ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके टिप्स जो है आप लोगों को दिए जाएंगे, तो उनको ध्यान से सुनिए, तो जीवन में उतारिए, जो बहुत लाभदायक होंगे। थैंक यू सर। आप खुद बैठिए। तो मैंने दो चीजें एक महत्वपूर्ण बताई कि जब ये जो शरीर है ये भी एक मोटरसाइकिल ही अपने जीवन का एक यंत्र है, उपकरण है ना। तो इस उपकरण को क्या खाना है, क्या बॉडी को चाहिए। ये पेट जो ना डस्टबिन नहीं है, इसे ठूसम ठूस मचाए रखो तुम सारे दिन। पकौड़ी पेल, समोसे पेल, मोमोज पेल, जो मन करे पिज्जा बर्गर, ये सब चीजें आपके भोजन के लिए नहीं है। इसलिए हमें भोजन में क्या खाना चाहिए। तो जब तुम्हें पेट्रोल का गाड़ी का पता है कि पेट्रोल डालोगे तो ठीक काम करेगी। ये तो जीता जागता कितना महत्वपूर्ण शरीर है, आप समझ लीजिए। ये जो आप स्वीटी सुपारी और गुटखा जो खाते हो ना, इसका, इसीलिए मैंने कहा कि मोटरसाइकिल से ज्यादा तो महत्वपूर्ण आपका ये शरीर है। और आज का जो विषय है, माननीय हमारे प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य ध्यानी जी और हमारे अतिथिगण जो आयुर्वेदाचार्य हैं, और इसीलिए आपको ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम स्वास्थ्य पर आज चर्चा करें। और मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा समय न लेते हुए सर, बिल्कुल आप सर शुरू कर दीजिए। और आपके दिमाग में जो सवाल आते हैं ना, बिल्कुल पूछिएगा। तो सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय उमेश सिंह साहब का,
जिन्होंने मुझे ये मौका, ये अवसर प्रदान किया कि हम आप सबके सम्मुख कुछ स्वास्थ्य की बातें कर सकें। हालांकि अभी शायद आपको न समझ में आए, जितनी बातें हम लोग बताना चाहेंगे कि ये अवस्था है, इस अवस्था में आप लोग हो कि जल्दी बातों को ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी मैं सरल भाषा में शब्दों को आपके समक्ष रखने का चाहूँगा। और यहाँ के सचिव महोदय आदरणीय शर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि उमेश साहब ने हमें बताया कि उन्होंने बड़ा सहयोग प्रदान किया इस छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आरोग्यम धन संपदा, तो हमारे शास्त्र में कहता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। माने 4 चीजें मनुष्य, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में 4 चीजों को प्राप्त करना चाहता है। पहला धर्म, माने वो आदमी जिस धर्म को भी मानने वाला है थोड़ा धार्मिक होता है। उसके बाद सोचता है अर्थ, माने थोड़ा धन आ जाए। उसके बाद डिजायर, जिसमें बहुत सारे डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं पूरी करना चाहता है, जिसको हम लोग काम बोलते हैं। और ये सब जब प्राप्त कर लेता है तो सोचता है कि थोड़ा मोक्ष की यात्रा हो जाए, माने हम स्वर्ग चले जाए। और इन सबको प्राप्त करने का साधन क्या है? हमारा शरीर। क्योंकि अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो ये चारों यात्राओं में हम कोई भी यात्रा पूरी नहीं कर सकते। अब शरीर को स्वस्थ रखना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसा साइंस नहीं है कि हम चाहें तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ये बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो बहुत ही सरल तरीका है जिससे हम अपने शरीर की स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकते हैं। दुर्भाग्य का विषय है, अभी सर बता रहे थे कि कैंसर हो गया, उसका ऑपरेशन हो रहा है। हम सभी लोग समाज में केवल उपचार की बातें कर रहे हैं, स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप जितने भी चिकित्सालय हैं या चिकित्सा सेवाएं देने वाली संस्थाएं हैं या डॉक्टर हैं, आप जब भी उनके पास जाते हो तो आपको उपचार देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। आप बोलते हो ये तकलीफ हुआ, ये दवाई ले लो। वो ये नहीं सोचते कि ये तकलीफ हुआ क्यों ना ऐसा करे कि ये तकलीफ हो ही ना। और इस पे हमारी मतलब देशवासियों का और सरकार का भी कोई बहुत विशेष सोचना नहीं है कि हम बीमार न पड़े। तो मैं 25-30 मिनट में आपको संक्षिप्त भाषा में यही बताने का प्रयास करूंगा कि हम अपनी दिनचर्या, माने डे टू डे लाइफ में क्या करें जिससे कि हम बीमार न पड़े। बीमार न पड़ना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। और रोगी रहना केवल आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, देश के सकल उत्पादन जीडीपी में भी बहुत बड़ा झटका है। भारत सरकार पूरी कोशिश करके अपने देश की जीडीपी 4% बढ़ा नहीं पा रही है, और एक व्यक्ति जिसके घर में कोई भी बीमार हो गया वो 4-5% से ज्यादा जीडीपी अपने घर का और राष्ट्र का लेके नीचे चला जा रहा है। तो राष्ट्र का उन्नति तभी संभव है जब आप जैसे युवा हमेशा स्वस्थ रहे, वो बीमार न पड़े। आप कल्पना करके देखिए, आपके घर में अगर आपके पिताजी माताजी कोई भी बीमार पड़ गया तो साल भर का जो उन्होंने बचाया होगा बजट, एक दिन के बीमारी में वो सारा बजट खत्म हो जाता है। तो हम बीमार न पड़े इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं अगर हम करें, हम आज से अपने दिनचर्या में, जीवन में उन चीजों का अमल करें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहला काम, जैसे आप लोग हैं, युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, सब यंगस्टर हो, ज्यादातर बच्चे मोबाइल का प्रयोग करते होंगे। आप इसमें से हाथ उठा के बता सकते हो कि कौन ऐसा बच्चा है जो दिन भर में केवल 1 घंटा मोबाइल चलाता है? एक भी बच्चा ईमानदारी से बताओ, ऐसा कोई है जो केवल 1 घंटे मोबाइल चलाता है, जिसका स्क्रीन टाइम मोबाइल पे केवल 1 घंटे हो? ऐसा देखिए, हम खोज नहीं पा रहे कि एक भी बच्चा मिले जिसका स्क्रीन टाइम 1 घंटा हो। तो इसका मतलब सबका स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे है। अब मोबाइल ज्यादा चलाने से सीधे सीधे उसी पे आते हैं कि क्या होगा। मोबाइल ज्यादा चलाते हैं तो आप लगातार देखिए, आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ज्यादा 1-1.5 घंटा अगर कोई चीज ज्यादा देखते हो तो हमें पहले इससे बचना है, क्योंकि ये केवल आंखों तक ही सीमित नहीं है, आंखों में बहुत भयानक रोग दे रहा है और उसके बाद हमारी आंखों तक नष्ट हो रही है। उसके अलावा अब तो हम लोग को मेडिकल कॉलेज में जैसे ड्रग डी एडिक्शन पढ़ाया जाता है ना, कि खैनी, तंबाकू और शराब के नुकसान से ये प्रभाव हो रहा है, तो अब हम लोग में एक नया चैप्टर आ गया है, मोबाइल डी एडिक्शन।
माने मोबाइल से कितना नुकसान हो रहा है उसके बारे में, अब उससे कैसे बचा जाए, हमारे चिकित्सा विज्ञान में एक सिलेबस आया हुआ है। आपस में खूब चर्चाएं हो रही हैं। कुछ महिला भी हैं, टीचर हैं, आपके युवा लोग भी हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मोबाइल का इतना बड़ा दुष्प्रभाव हो रहा है कि आजकल के बच्चे, ज्यादातर बच्चे, मैं चिकित्सक को इसलिए कह रहा हूँ, वो सब मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो रहे हैं। मानसिक रूप से उनका विकास नहीं हो रहा है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं। इसका मूल कारण प्रथम दृष्टया जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि बच्चा पैदा होते ही माँ उसको मोबाइल पकड़ा दे रही है कि बच्चा मोबाइल का स्क्रीन चलता हुआ देख रहा है तो उसमें वो छुप जा रहा है, मतलब बदमाशी कम करने लग रहा है। तो माताओं को एक बहुत सरल एग्जाम मिल गया है, काम करना है, मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा उसमें लगा हुआ है और वो अपना काम कर ले रही है। लेकिन वो एडिक्शन उस बच्चे को इतना खतरनाक हो जा रहा है कि 2 साल का बच्चा बोल नहीं पा रहा है। वो मोबाइल की दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में अपनी दुनिया खोजने लग रहा है और उससे इंटरेक्ट कर रहा है। हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ एक चिकित्सक होने के नाते, इस तरह के बहुत से केसेस मेरे पास आ रहे हैं। 2-2.5 साल का बच्चा हो गया, बच्चा शब्द ही नहीं बोल पा रहा है, ग्रूंटिंग कर रहा है, क्योंकि वो उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, जो शब्द सीखने का समय है, उस समय वो वर्चुअल दुनिया में घूम रहा है और आगे चल के वो इतना एडिक्शन हो जा रहा है कि बिना मोबाइल के वो खाना भी नहीं खा रहा है। और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15-20 साल में 70% लोग मानसिक रोगी होंगे। ये पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 25-30 साल के अंदर 70% लोग मानसिक रोगी होंगे। आप खुद सोच के देखो, आपके हाथ से अगर 1 घंटे के लिए मोबाइल गायब हो जाता है तो आपको कितना इरिटेशन हो रहा है, जैसे लग रहा है कि जीवन का एक अभिन्न अंग छूट गया है। ये एडिक्शन है, दिस इज एडिक्शन। इस एडिक्शन से बचना है। आप नए लड़के हो, अगर अभी से कोशिश नहीं करोगे तो बचोगे नहीं। ये लत इतनी गंदी लत है कि शराब के डी एडिक्शन से आप बच सकते हो, लेकिन मोबाइल जो हमारे मन पे अपना जो केंद्र स्थापित कर रहा है उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। कैसे बच सकते हैं? तो प्रकृति से साथ में बैठा करके, दिन को रात, रात को दिन न बनाए, उसी पे हम सारी बातें कहेंगे। स्वस्थ रहने का जो सबसे सरल तरीका है, आयुष काम्यानिन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोष उपदेश विधय परमादर। जो व्यक्ति भी दुनिया में स्वस्थ रहना चाहता है, विथ ऑथोरिटी आई एम टेलिंग यू, उसके आयुर्वेद के उपदेशों को, माने जो हमारे भारतीय परंपरा के जो उपदेश है, उसको नियम पूर्वक पालन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको पालन नहीं करेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का एक पार्ट है और वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट बुक है दुनिया की, और वो एक साइंस है। उसको ऑथोरिटी ने लिखा है, उसको आप्तों ने लिखा है। जो त्रिकालदर्शी पुरुष हुआ करते थे, जिनको भविष्य का भी ज्ञान था, उन व्यक्तियों ने, उन महानुभावों ने हमारे वेद की रचना की है। तो आयुर्वेद अथर्ववेद का पार्ट है। उसमें सीधे सीधे लिखा है कि जिस व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसे आयुर्वेद के उपदेशों को विधि पूर्वक, नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। आयुर्वेद क्या है? आयु मने लाइफ, वेद मने नॉलेज। जो लाइफ का नॉलेज बताए वो आयुर्वेद है, उपचार नहीं। जैसे हम पैदा होकर लेकर के कैसे हम मरने प्रयत्न स्वस्थ रहे, उसका जिसमें वर्णन शास्त्र में है, वो आयुर्वेद शास्त्र है। कैसे स्वस्थ रहेंगे? सबसे पूरा जीवन को अगर विधिवत जीना है तो हमको अपने जीवन को 3-4 भागों में बांटना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्वास्थ्य के लिए हमारा आहार, डाइट। दूसरा विहार, माने डेली रिजिम, जिसको ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, आप कोई भी शब्द दे लीजिए, आहार, विहार। और तीसरा आचार, माने कोड ऑफ कंडक्ट। खाने वाला आचार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आचार, महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि आचार जो हमारा चरित्र है या व्यवहार है, वो एक रसायन है, वो एक रिजुविनेटिंग ड्रग है। तो सबसे पहले हम आहार के बारे में संक्षिप्त में 15-20 मिनट में खत्म कर लूंगा। आहार हमारा कैसा होना चाहिए? तो आहार के बारे में शास्त्र ये कहता है कि आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभे ज्ञात ग्रंथन विप्रमोक्ष। माने आहार से हमारी मोक्ष तक की यात्रा है। ये मंडूक उपनिषद में भी लिखा हुआ है और आज भी विज्ञान इसको कहता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर हमारा आहार ठीक होगा, हमारा डाइट ठीक होगा, तो हमारा माइंड ठीक होगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ये तो सब लोग सुने होंगे।
कि हमारे आहार का, हमारे भोजन का हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। यही श्लोक में लिखा है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो सत्व माने मन शुद्ध होगा, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। और अगर मन ठीक होगा तो हमारा शार्पनेस, स्मृति, याददाश्त काफी तेज होगी। और जब याददाश्त तो स्मृति तेज होगी तो बहुत से ज्ञात अज्ञात वस्तुओं को हम समझ लेंगे, और समझ लेंगे तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, और ज्ञानी बनेंगे तो हो सकता है मोक्ष तक की यात्रा कर ले। तो आहार से एक मोक्ष तक की यात्रा है। अब हमारा आहार कैसा होना चाहिए? तो हमारा रोज का आहार षड रस होना चाहिए। षड रस माने 6 रस पूरे दुनिया में होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय। दुर्भाग्य का विषय है कि हर घर में आज के जमाने में केवल मधुर, अम्ल, लवण रस खाया जा रहा है। कोई कटु, तिक्त, कषाय रस पे ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग भी घर जाना, अपने माता पिता से कहना कि हमारे आहार में कटु, तिक्त, कषाय रस भी चाहिए। मधुर रस खाने से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में मधुर माने मीठे की मात्रा बढ़ रही है, जिससे आगे चल के हमें मोटापा और मधुमेह हो रहा है। हम डायबिटीज की दवा का खोज तो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचना चाह रहे कि हम डायबिटीज हो ही ना। तो इससे बचने का तरीका एकमात्र यही है कि अगर हम मधुर, अम्ल, लवण रस खा रहे हैं तो हमको कटु, तिक्त, कषाय रस भी हमको प्रत्येक भोजन में होना चाहिए, क्योंकि भोजन षड्रस युक्त होना ही चाहिए। नहीं तो जिस चीज को हम खाएंगे वैसा हमारे शरीर में डेवलपमेंट होता है। भाई मधुर रस खाएंगे, मधुर रस की मात्रा बढ़ रही है, अम्ल रस खा रहे हैं, अम्ल रस की मात्रा बढ़ रही है, लवण खा रहे हैं, लवण रस की मात्रा बढ़ रही है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कटु, तिक्त, कषाय रस हमारे भोजन में ही नहीं है। इसलिए हमें अम्लपित्त, एसिडिटी, अनिद्रा, हाइपरटेंशन, गुर्दे की बीमारियां, ये सारी बीमारियां हमारे आहार से रिलेटेड है। हम इस पे अभी भी फोकस नहीं कर रहे हैं, हम दवाई खोज रहे हैं। दवाई समस्या का समाधान नहीं है। तो समाधान क्या है? आहार को ठीक करना पड़ेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रत्येक दिन का भोजन षड्रस युक्त हो, माने खट्टा, मीठा, चटपटा के साथ कड़वा, तीखा, कसैला भी हो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा भोजन षड्रस होना चाहिए। फिर भोजन षड्विध होना चाहिए। हमें 6 प्रकार के भोजन प्रत्येक दिन करना चाहिए। भोज्य, भक्ष्य, चव्य, चुष्य, लेह, पेय। भोज्य का मतलब ऐसा खाना जिसको खाने से हमारा पेट भरे। जैसे आप कह सकते हो दाल भात, दाल भात खाने से पेट भरता है ना। उसके बाद भोज्य, भक्ष्य, ऐसा खाना जिसको थोड़ा चबाना पड़े, जैसा रोटी। लेह, लेह का मतलब होता है चटनी। अब जो हम कटु, तिक्त, कषाय रस की बात कर रहे हैं, अगर हर घर में परंपरा से जो हमारे पुरखों ने जो चटनी बनाई है, अगर वो चटनी हर घर में बनना शुरू हो जाए आज ही के दिन से, तो हमारा भोजन कटु, तिक्त, कषाय, षड्रस हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चटनी जो पारंपरिक रूप से बनती है वो कटु, तिक्त, कषाय रस ही होती है। कभी भी मधुर रस किसी चटनी में न की मात्रा में होता है। हमने इसको अज्ञानतावश इसको किक आउट कर दिया है। अब हमारे घर में घर के सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी नहीं है। मैं कोट कर रहा हूं कि चटनी माने सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी, न कि मिक्सर ग्राइंडर में पिसी हुई चटनी। उसका रीजन क्या है? जो भी चटनी है, जो भी हम चटनी, चाहे धनिया हो, पुदीना हो, आंवला हो, लहसुन हो, जिस चीज की भी चटनी हम परंपरा से खाते हैं, आप देखो उसमें एक खुशबू है कि नहीं है? उसमें एक महक है। चाहे वो अमरूद की भी चटनी हो तो महक है, मतलब उसमें एरोमा है, एरोमेटिक मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे ही हम ग्राइंडर में उस चटनी को पीसते हैं तो ग्राइंडर की घर्षण से, गर्मी से उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो वोलाटाइल ऑयल है, वो इवापोरेट हो जाता है। इसीलिए आप कभी देखना कि सिलबट्टे पे चटनी पीसने का टेस्ट एंटायरली डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू ग्राइंडर, मिक्सी की पीसी हुई चटनी। क्योंकि सारे जो वोलाटाइल मेडिसिनल ऑयल है कोलॉइडल फॉर्म में होते हैं, तो उनको अगर कस के एक घर्षण से निकाल देते हैं तो बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन सिलबट्टे में जब हम पीसते हैं तो धीरे धीरे पीसते हैं और वो कोलॉइडल फॉर्म से बाहर आते हैं, और इतना सिलबट्टे पे हम टेम्परेचर जनरेट नहीं कर पाते हैं कि उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो। ये रीजन है। इसलिए आप देखे होंगे कि खड़े मसाले या जो भी मसाले, वो भी सब एरोमेटिक प्लांट्स हैं, तो उनकी चटनी अगर ग्राइंडर में न पीस के अगर कूट के मसाला सब्जी में डाला जाए तो सब्जी का टेस्ट अलग होता है। तो भोज्य, भक्ष्य, चव्य, चुष्य, लेह,
पेय, लेह का माने चटनी, चुष्य का माने ऐसा भी हमको आहार रखना चाहिए जो चबा के खाना है। आपको लगेगा कि बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसको आप समझ लिए ना तो पूरा जिंदगी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसकी गारंटी है। माने निज और मानसिक रोग नहीं होंगे, माने मन से और मानसिक रोग से शरीर में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा। आगंतुक जो ट्रॉमा की मैं बात नहीं करता, अभी हम सड़क के किनारे जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाए या ये छत ही गिर जाए तो ये आगंतुक व्याधि है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन निज और मानसिक माने मेटाबॉलिकली और मेंटली जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो भोज्य भक्ष्य चव्य चुष्य लेह पेय, पेय का माने प्राकृतिक पेय पदार्थ, न कि कॉफी गुटखा और कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू और शराब, ये कोई पेय पदार्थ नहीं है। प्रकृति जो हमें पेय पदार्थ देती है जैसे फलों का रस, मट्ठा और इत्यादि। ये आहार के संदर्भ में हुआ षड्रस भोजन, षड्विध भोजन, सप्ताहार कल्पना। आहार की कल्पनाएं हमारे यहाँ बताई गई हैं कि किस तरह का आहार कैसे खाना चाहिए। उस पे अभी दुनिया बात नहीं कर रही, हम लोग समझ नहीं पा रहे। विरुद्धाहार भी होता है, कौन कौन सा आहार एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो एक साधारण भाषा में आप समझ लो कि ठंडा और गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर है और हम पानी पीते हैं चिल्ड, जो कि 37 से नीचे डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी गर्म और ठंडा दोनों चीजें एक साथ नहीं खाना है। खाना अगर हम गर्म खाना पसंद करते हैं, दाल और चावल रोटी हमको गर्म चाहिए, तो पानी हमको ठंडा क्यों चाहिए? यही विरुद्ध आहार है, यहीं से हम विरुद्ध आहार की शुरुआत करते हैं। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि पानी ठंडा पानी चाहिए, आपको भोजन अगर गर्म चाहिए तो पानी ठंडा क्यों चाहिए? तो ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है कि उष्णवीर्य और शीतवीर्य को एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। भारी माने जो देर से पचने वाला अनाज है और जो जल्दी पचने वाला अनाज है, दोनों एक साथ नहीं खाना चाहिए। पक्व अपक्व माने सलाद और खाना एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। ये गलत परंपरा अगर हमारे घर में पड़ी हुई है तो उसको सुधारने की भी जिम्मेदारी हमारी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे माता पिता मूर्ख थे। कभी भी कुक्ड और अनकुक्ड भोजन एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पके हुए फल को पचाने के लिए अलग तरह के हमको डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए और पके हुए अनाज को पचाने के लिए अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। अगर हम अज्ञानता में ऐसा करते हैं तो हमारा लीवर जो पाचक रस स्रावित करता है वो कंफ्यूज हो जाता है, इवन पिट्यूटरी ग्लैंड कंफ्यूज हो जाती है कि हमको किस तरह का रस भेजना चाहिए। तो एक तो ये समझ ले कि पक्व अपक्व, शीत उष्ण, लघु भारी एक साथ नहीं खाएं। तो ये 7 कल्पनाएं हैं, मैं ज्यादा नहीं, मैं मोटा मोटा आप लोग को बता दे रहा हूं। सप्ताहार कल्पना, इस तरह से चीजों को रखना चाहिए। आहार के बाद यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि आहार हम कब लें, कितना लें और कैसे ग्रहण करें। सर कितना समय हमको आप लोग दे रहे हैं? सर टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो अब यहाँ पे आता है हमें कि हमें भोजन कब और कितना करना चाहिए। इसमें कोई विज्ञान का विद्यार्थी है? चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं। तो आपको भी शायद नहीं पता होगा, 2016 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज किसको मिला है? किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम होगा, मैं बताता हूँ। जापान के एक साइंटिस्ट को योशिनोबु नूरी उनका नाम है, नाम इधर उधर हो सकता है पर जापानीज साइंटिस्ट है, क्योंकि नाम थोड़ा उन लोग का प्रोनाउंसिएशन में भी कंप्लीट होता है। 2016 मेडिसिन नोबेल प्राइज डालेंगे तो आपको आएगा। जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है और उनको मिला है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। और उन्होंने बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग माने अगर हम व्रत और उपवास रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है और कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होती है। जान के आश्चर्य होगा, हम लोग स्टेक होल्डर है, सनातन धर्म के मानने वाले या भारतीय परंपरा को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ घर परिवार में पता नहीं कितने एकादशी, मंगल, नवरात्र और क्या क्या व्रत हम लोग करते आए, लेकिन हम लोग दुनिया को ये नहीं बता पाए कि ये व्रत करने से इसका ये रिलेशन है। और उस व्यक्ति ने केवल यही बताया और नोबेल प्राइज लेके चला गया। कहने का मतलब कि भोजन कब करना चाहिए, देखिए ये परंपरा से हमारे यहाँ था। जो भी आज से 40 साल पहले, केवल पीछे चलिए, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिलोंग करते थे उनका प्रिंसिपल आहार मुख्यतः 2 होता था। रात्रि में वो लोग भोजन नहीं करते थे क्योंकि हम सूरज के साथ उठते थे और सूरज के साथ ही सो जाते थे।
एक हमको कृष्ण की वो शायद रसखान या सूरदास ने लिखा है कि 4 पहर बंसी भट भट के सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ पे एक सवाल रेज कर रहा हूँ, किसी बच्चे को ये पता है कि 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं? या टीचर को भी पता है? 8 प्रहर होते हैं। कितने दिन में, कितने रात में? 4 दिन में 4 रात में। एक प्रहर कितने घंटे का? 3 घंटे का। आयुर्वेद में कहा है कि याम मध्यम न भुक्तम यम याम युग्मम न लंघेत। याम का मतलब प्रहर। एक प्रहर के बीच में दोबारा नहीं खाना चाहिए और 2 प्रहर से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना चाहिए। यही साइंस कहता है ना कि डायबिटीज के लोगों को 6 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना चाहिए। रात्रि के प्रहर में किसी भी जीवधारी का भोजन कंप्लीट निषेध है। धरती पे जिंदा रहने वाला जितना भी प्राणी है, प्रकृति कहती है कि उसको रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को बहुत विद्वत और उन्नत किस्म के लोग मनुष्य समझते हैं। आप देखिए कितना मनुष्य है जो रात्रि के प्रहर में भोजन नहीं कर रहा है। प्राकृतिक रूप से विचरण करने वाले जीवधारी जंतु जानवर कोई सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद भोजन नहीं करते। लेकिन तुम लोग बताओ, तुम लोग के घर में किसके यहाँ 9 बजे से पहले भोजन होता है? ऐसी कितनी संख्या है? मैं मान लू 10% लोग हैं। हमारा शास्त्र स्पेशली रिकमेंड करता है कि सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद भोजन नहीं होना चाहिए। रात्रि के प्रहर में किसी को भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल 3 लोगों को छूट है, रोगी, वृद्ध और शिशु बालक। बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी और बच्चा, उसको जब भूख लगेगा तब खाएगा, उसको छूट दी गई है। बाकी किसी को भी छूट नहीं दी गई है। यही जापानी साइंटिस्ट कह दिया कि रात को माने 7 बजे के बाद अगले दिन सुबह 9 बजे तक अगर आप भोजन न करें तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इसकी गारंटी है। माने कुछ आप करो चाहे न करो, भोजन चेंज करो चाहे न करो, केवल ये डिसिप्लिन में ले आ लो कि शाम को 7 बजे के बाद अगले दिन 9 बजे तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब देखिए अगले दिन 9 बजे से पहले आप भोजन कर भी कैसे सकते हैं भाई? सुबह उठेंगे सूर्योदय से मान लीजिए 1 घंटा पहले, तो घर में आप शौच जाएंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, खाना पकना भी तो चाहिए। तो पकाने वाला भी तो ये प्रक्रिया करेगा अपने शरीर के साथ। तो भोजन बनते बनते 9 बज ही जाएगा। बहुत जल्दी भी बनेगा तो 8, 8:30 हो जाएगा। आपका 14 घंटे का फास्ट 100% हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल अपनी परंपरा को खाली इम्प्लीमेंट कर लीजिए तो हम स्वस्थ रहेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ नहीं है सर। दुनिया बस समझा देती है हम लोग को। जब तक कोई बाहर ही समझा देता है हमको लगता है कि अरे दुनिया में बहुत कुछ हो गया। तुम लोग को एक हंसी आएगी, हम लोग जब अंगूठा लगाते थे ना तो सब अंग्रेज और भारत के अपने पढ़े लिखे लोग कहते थे अरे ये अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप है, पढ़ा लिखा नहीं है। दुनिया आज बायोमेट्रिक हो रही है। उनसे पूछो कि अंगूठा छाप हम थे कि तुम हो? तुमको आज समझ में आया कि नहीं नहीं अंगूठे का निशान ही ठीक है, बाकी तो चेहरा वगैरह बन सकता है, साइन बन सकता है। तो सोचो हम अज्ञानी थे कि ज्ञानी थे? हमारे यहाँ 6 महीने पे ही अन्नप्राशन होता है शास्त्र में। किसी भी बालक को हम 6 महीने के बाद ही अन्न खिलाते हैं। अब मॉडर्न साइंस कह रहा है कि अरे बच्चा है तो 6 महीने तक उसको केवल माँ का दूध पिलाओ, बाहर का कुछ भी न दो। तो हम ज्ञान था कि नहीं था हमारे पास? तो हम अपने ज्ञान पे गर्व नहीं करते। हम इस पे अरे तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अभी इस तरह की चर्चा में मुझे बुला लिया गया। हम इस तरह की चर्चा कराना भी पसंद नहीं करते क्योंकि लगता है कि ये सब अज्ञानता की बातें हैं, जबकि रूट यही है। यहाँ अगर समझेंगे तो हम स्वस्थ होंगे। तो भोजन एक तो आप लोग आज ही से सीख लो, अपने माँ बाप को भी जाके बोलो देखो बेटा कोई भी चीज अगर गलत हो रही है तो गलत होती रहेगी, तो उसका बहुत दुष्प्रभाव है। रोकने का भी जिम्मेदारी हमारा है, वो कोई विदेशी आके नहीं रोकेगा। अगर माँ बाप गलत खा रहे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि आपको अगर समझ में आ गया तो उनको करेक्ट करिए कि आप 7 बजे से भोजन कर लीजिए हर हालत में। दूसरा पानी, हम देखो जो चीजें बहुत आसान चीजें हैं ना वही नहीं कर रहे हैं। इसमें से ईमानदारी से हाथ उठाना, कितने बच्चे या एडल्ट हैं जिनका हर बार का पेशाब सफेद हो रहा है? हर बार का पेशाब सफेद होना चाहिए। एक बच्चा सर। अब आप समझो गाड़ी में पेट्रोल कम होता है, पीला लाइट जलता है, कोई आदमी रिस्क लेता है क्या कि मैं 50 किलोमीटर भी गाड़ी चला लूं?
जब तुम्हारा पीला पेशाब हो रहा है तो प्रोसीड विथ कॉशन। येलो का मतलब हर जगह ट्रैफिक में देखा होगा कि सावधानी पूर्वक चले, पीली लाइट का मतलब रेलवे से लेकर ट्रैफिक से लेकर हर जगह। शरीर का भी यही नियम है। पीला पेशाब का मतलब प्रोसीड विथ कॉशन। हमने गारंटी ले लिया है, पीला पेशाब कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है पानी पीने की, भगवान का बनाया हुआ शरीर है, कुछ नहीं होगा। गाड़ी में पीला लाइट जलता है, तुरंत तेल भरवाते हैं, लेकिन हर पेशाब पीला, हर व्यक्ति ने, भारतवासी ने इसको नॉर्मल ले लिया है। आपने कभी तवज्जो नहीं दिया कि पीला पेशाब हो रहा है तो इसको रिफिल कर लें, पानी से भर के अगला पेशाब हम सफेद कर लें। ओरिजिनली कलर यूरिन का क्लियर होना चाहिए। ये पेल येलो जो लिखा है ना, पेल येलो कलर यूरिन का नहीं है। हम पीला पेशाब करते करते, पीला पेशाब मतलब डिहाइड्रेशन, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, किडनी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। यही डिहाइड्रेशन होते होते हमारा सोडियम पोटेशियम बढ़ रहा है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। किडनी पथरी के रोग हो रहे हैं क्योंकि फिल्टर होके बाहर निकल ही नहीं रहे। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज पानी करता है। हम पानी ही नहीं पी रहे। ईमानदारी से बताइएगा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 10 गिलास पानी पीते हैं दिन भर में? केवल 10 गिलास। मैंने 10 गिलास में भी सर 5% लोग नहीं है। इस पूरे परिसर में 5% लोग नहीं है जो 10 गिलास पानी पीते हैं। खुश मत होइए, 10 गिलास पानी जो आईसीयू में मरीज भर्ती रहता है उसको दिया जाता है 2 लीटर। 1 गिलास 200 ml का है। जो मरीज आईसीयू में भर्ती है, वेंटिलेटर पे है, उसको जिंदा रखने के लिए 2 लीटर पानी चढ़ाया जाता है। आप 2 ही लीटर पानी पी रहे हो और आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और आप सोचते हो कि मैं स्वस्थ रहूंगा। इज इट पॉसिबल? ये छोटी सी बात लगेगी, लेकिन कोई 2 लीटर पानी, सर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 98% सोसाइटी आज की डेट में 10 गिलास दिन भर में पानी नहीं पीती है। आप भी थोड़ा बैक में जाइए कि सुबह से अभी तक कितना गिलास पानी पिए हैं या कल कितना पिए थे और आज रात तक कितना पिएंगे। 10 गिलास नहीं हुआ होगा सर। तो सबसे पहला यही ध्यान दे लो कि सुबह का पहला पेशाब पीला हो सकता है क्योंकि हम 12 घंटे सोए हैं, 8 घंटे 10 घंटे सोए हैं, तो थोड़ा डिहाइड्रेट है, तो वो मॉर्निंग का यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। लेकिन उसके बाद का हमारा कोई भी पेशाब पीला नहीं होना चाहिए। मैं तो यार चिकित्सक हूँ, मैं मॉल में जाता हूँ, यूरिनल में देखता हूँ सबका पेशाब पीला पड़ा हुआ है। यूरिनल का पॉट ही एकदम, भाई हम चिकित्सक हैं, उसी नजरिए से बाथरूम को भी देखते हैं। भाई कोई आर्किटेक्ट आएगा तो आपकी बिल्डिंग को देखेगा इस नजरिए से, हमारा नजरिया वही होता है। हम यहाँ भी आए तो सबको देख रहे हैं, हमारा फिल्टर करने का तरीका है। हम देख रहे हैं कि कल अब सर को देखा तो मैं, सॉरी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मुझे सर ही इल हेल्थ के लग रहे हैं। मैं एक वैद्य के नाते मैं अपनी नजर से इनको देखा तो मेरा पहला इनसे इंटरेक्ट करके मुझे लगा कि नहीं भाई इनको प्रॉब्लम है। भाई जो भी प्रॉब्लम है हमने कोई बात नहीं की, लेकिन हमारा दर्शनम प्रश्नम प्रश्नम च रोगी परीक्षित, हमारी षड्विध परीक्षा का तरीका भी यही है कि आपको देख करके बात करके समझना। यही तो हमारा कला है, यही तो एक चिकित्सक का गुण है। तो खैर हम बैक टू वापस आते हैं। अब पानी कितना पीना चाहिए? सामान्य व्यक्ति को एक दिन में 1 से 1.5 लीटर पेशाब करना चाहिए और 1 से 1.5 लीटर पेशाब करने के लिए उसका 3 गुना मिनिमम पानी पीना पड़ेगा। मैंने हमको 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। कोई कहता है 10 लीटर, 11 लीटर, 12 लीटर, ये उतना रिक्वायर्ड नहीं है। और 11 लीटर तक अगर आप पानी पीते हैं तो किडनी पे कोई खराब असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक्सेसिव वर्क करना पड़ता है। तो मेरा मानना है साइंस के हिसाब से कि हमको 3 से 4 लीटर के बीच में पानी का अपना वो रखना चाहिए प्रत्येक दिन का, और उसी ढंग से पानी पीना चाहिए। तो भोजन का बात हो गया, पानी का बात हो गया। अब हमारा क्या रह गया? बिहार, डेली रिजिम। तो डेली रिजिम में क्या है, हमारे यहाँ कहते हैं उदनादित्य रश्मिभ्य शीर्णो रोगमणि निशितः। केवल उगते हुए सूरज को देख लीजिए तो आपके असंख्य रोग ठीक हो जाते हैं। तो उगते हुए सूरज को देखने के लिए पहला सेवा शर्त क्या है कि आपको जल्दी जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और तभी सूरज को देख पाएंगे। और सूरज को अगर नहीं देखेंगे तो शरीर में विटामिन डी नहीं बनेगा, और विटामिन डी का नेचुरल सोर्स केवल सनलाइट है। माने सूर्य की रोशनी में जाना ही पड़ेगा
क्योंकि विटामिन डी का निर्माण हमारे त्वचा के नीचे कोशिकाएं करती हैं और सूर्य की उपस्थिति में ही करती हैं। बाहर से विटामिन डी का कोई भी सप्लीमेंट लेकर के हम अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते हैं। चाहे हम जितना भी सप्लीमेंट खाएं, बॉडी उसको एक्सक्रीट कर देता है। इसीलिए देखे होंगे कि जो भी आजकल सैचेट मिल रहा है हम लोग खा रहे हैं और फिर भी हमारा विटामिन डी कम हो रहा है। दुर्भाग्य का विषय है, भारत जैसे देश में इतना प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी है और यहाँ पे अभी तो 60-70% लोगों का विटामिन डी कम आ रहा है। जो भी 40 से ऊपर है, अगर उनकी आप विटामिन डी की जांच करा लीजिए तो सबका विटामिन डी कम है। और विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इससे नाना प्रकार की व्याधियां होती हैं, कैंसर भी होता है, नपुंसकता भी होती है, स्पर्म और अंडे पे भी इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पे भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। तो विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए हमको सन की लाइट में, रोशनी में जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि उदनादित्य रश्मिभ्यः शीर्णो रोग मनि निशितः। उगते हुए सूरज को देखने मात्र से हमारे असंख्य रोग ठीक हो जाते हैं। दूसरा, हमको रोज कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। अगर हम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिस तरीके से हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हर 6 महीने पे कराते हैं, चाहे गाड़ी खड़ी रहे तब भी हम 6,000-10,000 रुपये दे के उसकी सर्विसिंग कराते हैं, तो हमारे शरीर के भी अंगों का, प्रत्येक अंगों का सर्विसिंग होना चाहिए। हमारे और तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारा हृदय धड़कना शुरू कर दिया है। जब हम जन्म नहीं लिए हैं तभी से 6वें हफ्ते से गर्भ में ही हृदय धड़कने लगता है। और ये एक ऐसा मशीन है कि जिस दिन ये बंद हो गया, न कोई डॉक्टर इसको स्टार्ट कर पाएगा, न इसको इंजीनियर स्टार्ट कर पाएगा। ये हार्ट को रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और हार्ट ठीक कैसे होगा, तो लय संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम समेत पुनः स कषाय विजान्यात् संप्राप्तम न चालयेत। सीधा सीधा इसका स्वास्थ्य से संबंध है। हृदय की कोई औषधि नहीं है और इसको ठीक रखने के लिए कोई औषधि की भी जरूरत नहीं है। आपका विचार, माने लय और चित्त ठीक होना चाहिए। आपके शरीर का लैंग्वेज और बॉडी का लैंग्वेज एक होना चाहिए। यद भावम तद भवति। जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। तो आप मन में अगर अच्छा भाव रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो हृदय भी स्वस्थ रहेगा। कहने का मतलब, असत्य या अमर्यादित व्यवहार कभी भी मत करिए। आपको लगता है कि अरे हमने इनको बेवकूफ बना दिया, या आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन आपका ब्रेन निर्णय नहीं ले पाता है कि जो बोल रहा है ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो अगेन वहां भी वो ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स छोड़ता है जो शरीर उसको बैलेंस नहीं कर पाता है और हमारी आदि कब व्याधि में कन्वर्ट हो जाती है हमें पता नहीं चलता है। तो हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति व्यवहार भी एकदम नपातुला होना चाहिए। अमर्यादित उच्च श्रृंखलत्व व्यवहार करने से हमारा सबसे पहले नुकसान हमारे खुद का होता है, क्योंकि हमारा लय और चित्त कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। हमारा डोपामिन का स्राव डिस्टर्ब होता है, हमारा एपिनेफ्रिन ठीक से नहीं बनता है, हमारा कार्टिसोल हार्मोन ठीक से नहीं बनता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि थोड़ा आध्यात्मिक स्वास्थ्य या प्राणायाम या अच्छे बोल, अच्छे विचार, अष्टादश द्वादश पुराण व्यासस्यम वचनम द्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़न। अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की थोड़ी मदद ही कर देते हैं, आप देखिए आपको खुद को अंदर से कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको फील गुड कराता है। आपके अच्छे हार्मोन बनते हैं, गुड हार्मोन बनते हैं। ये हमारा शास्त्र भी कहता है कि अगर आप कुछ भी न कर पाए ना, तो थोड़ा सा रोज परोपकार ही कर दीजिए। आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है आज मुझे अब इतना ही बोलना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नारायण तिवारी लखनऊ से आया, लखनऊ में मैं डॉक्टर। चलिए, मैंने कहा था ना कि जैसे आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते, बड़े सावधान रहते हो, और पेट्रोल पंप पे जाके चेक भी करते हो कि मिलावट वाला तेल तो नहीं दे रहा, वैसे ही शरीर के बारे में क्यों नहीं जान लेते? तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको डॉक्टर अभय नारायण जी, आप लखनऊ में डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं,
क्या आप उसमें भी आए थे सर जो यूनिवर्सिटी में हुआ था आयुर्वेद? ये सौभाग्य है। चलिए, जो लोग उसमें अतिथि के रूप में आए थे वो सब लोग देश के जाने माने लोगों में से एक थे, और हमें एहसास अब हो रहा है जब इनकी बात और परिचय जानने के बाद में कि ये उन्हीं में से हैं जिनका सौभाग्य हमें बातचीत में मिला। और ये जानकारियां देखिए पता होती है, अलग अलग किताबों में हम सब पढ़ते रहते हैं। 56 साल की मेरी भी उम्र होगी, थोड़ा बहुत मैंने भी इधर उधर से पढ़ा, आपके सब टीचर साथी भी कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, हम सब लोग भी। लेकिन इसका संगत जैसी होती है वैसे ही आनंद आता है। और बार बार कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। तो आचार आहार में आ गया ना ये सारी सीधी सीधी सी बात। तो आहार के अभी थोड़ी देर पहले हम बात ही कर रहे थे, और यही महत्वपूर्ण बातें सारी की सारी। एक बच्चे ने सर सुबह ये कहा कि सर मैं तो आर्ट साइड का हूँ, मैं क्या करूंगा उसमें बैठ के। यहाँ तो विज्ञान वालों को बुलाया, जो आपने पूछ लिया विज्ञान वाले कहाँ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आर्ट साइड वालों को बुखार नहीं होता? क्या आर्ट साइड वालों को ठंड नहीं लगती? क्या आर्ट साइड वाले पिज्जा खा के स्वस्थ रह लेंगे? हैं मोमोज खा के रोज खाना? नहीं ना। तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है सभी के लिए। और मैं अभी अपने प्रबंधक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो भी थोड़ा बूस्ट अप कर दें आपको कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। हाँ, के बारे में बताया, और यहाँ इनको अपने बीच में पाकर हम लोग आज बहुत लाभान्वित हुए, और मुझे खुशी है कि ऐसे शख्स हमारे बीच में आए। और आगे भी मैं चाहूंगा कि ये डिग्री कॉलेज में भी आप एक दिन आए सर, और यहाँ पे दोबारा भी आए डिग्री कॉलेज में भी। और यहाँ पे भी दोबारा आप आए। धन्यवाद। देखिए प्रबंधक महोदय जी के मित्र हैं, मैं नाम भूल गया सर, उमेश जी हैं। इनकी वजह से आप आ पाए, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम सबको ये सौभाग्य, मैं तो चाह रहा था इन बातों को सुनकर कि पूरे विद्यालय के बच्चों को ये सौभाग्य मिलता, लेकिन क्या करें हमारे पास अभी छोटा ही कमरा जी, एक बड़ा हॉल है, छोटा पड़ जाए, पूरा स्कूल आ जाए, क्योंकि बाहर तो ठंड हो रही थी और पानी भरा हुआ था। तो इसलिए मेरा मन तो ये था, और बीच में सर डीआर साहब आगे सरप्राइज चेकिंग के लिए। सभी को नमस्कार। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आपको आयुर्वेदाचार्य अभय नारायण जी ने इतनी अच्छी बातें बताई जो आपको स्वयं पता है, सभी को पता है, लेकिन ये बार बार सभी लोग इसलिए कहते हैं, इसलिए बताया जाता है कि कब हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए और हम उस पर लागू शुरू हो जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है, आप कभी भी कहीं सत्संग में जाते हैं, स्कूल में रोज पढ़ते हैं, लेकिन वहीं से वहीं यही रहता है कि कब हम इस बात पे उसको लागू करना शुरू कर दें। तो आप आज से ही ध्यान रखिए इस बात का कि जो भी इतनी अच्छी बातें बताई गई उसमें आप शुरू करें। और ज़्यादातर हम इसको असेंबली के टाइम में रखवाते हैं, जैसा भी सर ने कहा कि भाई हॉल छोटा है, ज़्यादातर असेंबली के टाइम में हम रखवाते हैं इसको, तो वहाँ पर सभी बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये अच्छा, मैं भी आप NS डिग्री कॉलेज के छात्र रहा हूँ 83 तक, उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी और आगे फिर हमने MPhil और PhD किया, इकोनॉमिक्स का मैं छात्र रहा। लेकिन मुझे इन चीज़ों का काफ़ी लगाव रहता है कि इस तरह का जहाँ भी कोई मिले और कहाँ हम इसको आगे बता सकें और सबको इसका लाभ उठा सकें आप सब लोग। आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, और हमारे बीच में हमें एक अवसर मिला, और ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर अभय नारायण जी हमारे बीच में आए। मैं श्री उमेश जी का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आप हमारे बीच में हैं। सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि छात्रों ने आपकी बात बड़े मन से सुनी। बहुत कम अवसर होते हैं जब हमारे छात्र किसी अतिथि की बात को इतने गौर से सुनते हैं।
निश्चित रूप से आपकी जो शैली रही और आपका जो विषय रहा वो ऐसा था कि छात्रों को लगा कि वास्तव में हमारे काम की बात हो रही है। सबसे पहली बात जो आपने मोबाइल की कही, अधिकतर छात्र इस बात से पीड़ित है, मैं पीड़ित कहूंगा। सबको मोबाइल की लत लगी हुई है और कई बार छात्रों को कक्षा में भी मोबाइल लेते हुए देखा जाता है। हम उन छात्रों को कहते हैं, हतोत्साहित करते हैं कि आप कक्षा में बिल्कुल भी मोबाइल का प्रयोग लेकर ही ना आए, कॉलेज में ना लेकर आए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ छात्र होते हैं जो इस काम को कर लेते हैं। तो आज से सर की बात को आप ध्यान रखिए और मोबाइल का यूज कभी किसी पाठ्य सामग्री के लिए जरूर करें, कभी कुछ देखने के लिए कर लें, क्योंकि कई बार ऑनलाइन क्लासेस भी बीच में गवर्नमेंट चला देती है और बहुत सारी चीजें हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से भी आप लोगों को बताते हैं। तो थोड़ी देर के लिए करना हमारी मजबूरी हो रही है। जी। इसी से जी जैसा कि सर ने बताया ना, मैं इसमें थोड़ा और एक ऐड कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग आने वाले पीढ़ी में सभी माता पिता बनोगे। आवाज जा रही होगी सर इसमें। तो अब मोबाइल देखने से बेटा माने पौरुष तत्व माने इम्पोर्टेंसी होती है। ये बहुत ध्यान से सुनना, तुम लोग सब युवा है, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। आने वाली पीढ़ियां, संतान, चाहे वो लड़का हो लड़की, उसकी उत्पत्ति में तुम्हें दिक्कत होगी। इस बात को गंभीरता से समझना। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, या न मैं मजाक करने के लिए बैठा हूँ। ये हम लोगों ने स्टडी में पाया कि मोबाइल रखने से हमारे स्पर्म काउंट बहुत कम हो रहे हैं और उससे हमारे पौरुष शक्ति पे बहुत असर पड़ रहा है। और ये साइंस का एक सीधा सीधा सवाल है और जवाब है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लड़के के पास बीज है और लड़की के पास अंडा, माने क्षेत्र, फील्ड, खेत है जहाँ पे फसल तैयार होती है, माने हम आप संतान के रूप में पैदा होते हैं। अगर बीज उन्नत किस्म का न हो और खेत उन्नत न हो, फर्टाइल न हो, तो अच्छे बीज यानी फल या संतानोत्पत्ति की उम्मीद भी मत करना। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाली पीढ़ियां कैसी हो। मोबाइल आप निश्चित मानो 30 साल बाद यही पूरी दुनिया मोबाइल को कूचेगी, माने तोड़ेगी, फोड़ेगी, फेंकेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि सब हम लोग पागल बन बन के घूमेंगे। अभी हम 1 घंटे मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। मोबाइल का स्क्रीन टाइम बेटा कम से कम करो। जो अति आवश्यक है, जैसे सर ने बताया, जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, उसको बस उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है। नहीं तो ये तो आपको ऐसी दुनिया में घुमाता रहेगा ना कि आप घूमते रह जाएंगे। तो एडिक्शन से बचिए। और अपने सामान्य भाषा में यंग लड़के हो इसलिए कह रहा हूँ, अपने जवानी को अगर बचाना चाहते हो ना, तो वहां भी मोबाइल का प्रयोग कम से कम, नहीं तो सब इम्पोर्टेंट होंगे। ये हम लोग देख रहे हैं, नए लड़कों में संतानोत्पत्ति की क्षमता पैदा करने की 60% कमी हो गई है। लड़कियों में जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, उनको सबको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रहा है। उनका महीना पीरियड समय से नहीं आ रहा है। ये सब खराब जीवन शैली, मोबाइल, आहार विहार और हमारे ड्रेस से संबंधित है। एक बात और सुन लो, 1840 में प्लास्टिक का आविष्कार हुआ था, बड़े खुश हुए थे हम 1840 में, 200-250 साल पहले। और अब गवर्नमेंट को, सरकार को नहीं, पूरी दुनिया में पन्नी पर बैन लगाने की स्थिति आ गई है। आ गई ना, आ गई। ऐसे ये मोबाइल पे एक दिन बैन लगेगा और ये कहा जाएगा कि जिसने मोबाइल देखा गया उसे गिरफ्तार किया जाएगा। समझ लो इस बात। हाँ, हो सकता है गवर्नमेंट को ये आदेश जारी करने पड़े कि मोबाइल का यूज केवल फोन के लिए हो बस। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, सर ने आपको बताया। संसद ने पास किया, ऑस्ट्रेलिया के संसद ने मोबाइल बैन कर दिया। और हाँ, हमें क्या करना चाहिए कि मोबाइल उठा दें, कैसे अपने बेटों को छोड़ जाएंगे। सर, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये सबके साथ हो रहा है। देखिए, जैसे मोबाइल हम लोगों ने देखना शुरू किया, आदत में ले आए, देखना शुरू किया। अब मोबाइल हमारे ब्रेन पे इतना अच्छा कब्जा कर लिया है कि हम उससे दूर नहीं हो पा रहे। अब यहाँ पे आइए, अब इसको जब हमने एक्वायर किया है तो छोड़ेंगे भी हम ही। बाहर से कोई छोड़ने वाली ताकत तो आ नहीं सकती है। तो यहाँ थोड़ा हमको हठयोग करना पड़ेगा, माने रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे, आप लोग टीचर हैं, शिक्षक है, हमारे यहाँ हर जगह जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, 21 डेज की जनरली रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी कहता है कि 21 दिन की ट्रेनिंग है, 21 दिन।
कभी सोचा कि 21 दिन की ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है? नया आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? नया आरबीसी कितने दिन में बनता है? लगभग 80 से 120 दिन उसका लाइफ स्पैन होता है और बनने में 21 डेज का शायद साइकिल होता है, उसमें नया आरबीसी बनता है। तो मन को ऐसा मानता है विज्ञान भी कि हमको 21 दिन इस अभ्यास को हठ योग के द्वारा लाना पड़ेगा। मन तो कहेगा, मन को तो हमने विकृत कर दिया है, मन तो मानेगा नहीं, मन को हमको जबरदस्ती समझाना पड़ेगा हठ योग करके। इसका सर कोई मेडिसिन और कोई केमिकल, कोई टैबलेट नहीं है कि हम आपको दे दें और आप, एक ही हो सकता है कि हम स्लीपिंग पिल दे दें आपको। तो स्लीपिंग पिल दे के हम आपको सुला देंगे, जैसे जागृत होंगे आप फिर मांगेंगे। तो आपको स्वयं में हठ योग माने थोड़ा सा इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति लाना पड़ेगा कि नहीं हम इसको यूज नहीं करेंगे, 21 दिन इसको करेंगे, तभी संभावना है कि हम इससे बच पाएंगे, अन्यथा हम सब लोग इसके मृग तृष्णा में फंस चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर देता हूँ। एक षड्रस की बात कही है, केवल लवण और मीठा हमारे भोजन में है और अम्ल है, और इसके साथ साथ हम तिक्त और कड़वा और कसैला भी लें। तो इन बातों का हम लोग ध्यान रखें। आचार व्यवहार की बात करी सर ने, जो बहुत जरूरी है, और आखिर में परोपकार की बात कही। परोपकार आया पुण्य आया पाप आया पर पीड़नम वाली बात करी, यानी कि परोपकार करें, उससे मन में भी हमारे अच्छे स्राव होने लगते हैं। हमारे शरीर में जो हमारे हार्मोन सीक्रेशन है, जो हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो भी अच्छे प्रकार के सीक्रेट होते हैं, और उसके बाद में हमारा जो है जो शरीर है वो सुचारू रूप से चलता है। तो इसके लिए हमारी इच्छा थी कि हम ग्राउंड में आपका सभी बच्चों को बुला के सभी टीचर्स वहाँ पर होते, लेकिन मौसम की कुछ ऐसी स्थिति रही, हमारे ग्राउंड में भी कुछ पानी हो रहा था, इस वजह से हम सभी छात्रों को एकत्र नहीं कर पाए। और हमारी इच्छा होगी कि किसी और दिन जब मौसम ठीक रहेगा तब सभी छात्रों के बीच में आपका संभाषण हो, तो हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी छात्रों की तरफ से और सभी अध्यापकों की तरफ से मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ।